हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम अप्रैल के मिड में आ चुके हैं। यानी कि अगर ईमानदारी से बोलूँ तो यूपीएससी के 2025 के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए आपके पास कुल मिला के रह गए हैं 40 डेज के आसपास। अब इन 40 दिन में तैयारी क्या ही करना, अब तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सके, वही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने प्रीलिम्स 2025 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, जिसका आरओआई ज़्यादा हो। आरओआई का क्या मतलब हो गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जितना टाइम देंगे उस पे आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब देखिए, यूपीएससी एक तरह का क्वालिफाइंग, माफ कीजिएगा, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है एक तरह का क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। कोई मैटर नहीं करता कि आप 180 मार्क्स ला रहे हो या फिर 85 मार्क्स ला रहे हो। अगर कट ऑफ 80 प्लस है तो आपके लिए सभी लोग एक ही लेवल पे आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना सटीक आंसर कर पा रहे हो। इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप कितना ज़्यादा आंसर कर पा रहे हो। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना होगा जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सके और एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करे, ताकि आप मेंस लिख पाएँ। क्योंकि मेरिट लिस्ट, मेंस और इंटरव्यू, जिसको कि पर्सनालिटी टेस्ट बोलता है यूपीएससी, उसके ही मार्क्स पे बेस करता है, वेरी करता है, उसी के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि हिस्टोरियंस इस पे बहुत ही ज़्यादा मतभेद रखते हैं। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उस वक्त के, उन्होंने इसे एक सैनिक विद्रोह बोला था, एस्क्वाय म्यूटिनी बोला था। और जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने बोला था इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली भारतीय लड़ाई के तौर पे इसको बोला गया था इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा। हालांकि हमें यूपीएससी का पेपर लिखना है, तो आप मेंस में इसको एक्सप्लेनेटरी नेचर में इसका आंसर कर सकते हैं। क्योंकि अगर यूपीएससी आपसे इस तरीके का आपका व्यू पॉइंट जानना चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स का जो नेचर होता है वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स। हालांकि कंसेप्ट भी जरूरी है, लेकिन इधर 23 और 24 की अगर मैं आपसे बात करूं तो जिस तरीके से यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं वो देखने में ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि फैक्ट की तरफ अब यूपीएससी का फोकस ज्यादा है। खैर, तो 1857 का रिवोल्ट का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, इसका इतना रिलेवेंस क्यों है कि अभी आप देखिए 1757 जो कि कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में जो कि माइलस्टोन के तौर पे याद रखा जाता है भारतीय इतिहास में। कौन कौन सा इवेंट है? अगर मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो 1757 का जो ईयर है काफी इंपॉर्टेंट है, वही 1857 एंड 1947। ये जो तीन डेट है, लगभग इन सभी में 100 ईयर्स का डिफरेंस है। आप इन सभी डेट ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को देखेंगे तो 1757 बैटल ऑफ पलासी, 1857 रिवॉल्ट और 1947 इंडिपेंडेंस विथ पार्टीशन। तो देखिए, पलासी की लड़ाई के लगभग 100 साल के बाद हमें देखने को मिलता है कि भारत के इतिहास में मतलब भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। अब इसको देखिए कि आखिर ये लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, उसके बाद फैक्ट पे चलेंगे। तो हुआ ये था कि लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आता है। यानी कि वैसे राजवंश जिनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है, लीगल हायर नहीं है, उसका जो टेरिटरी होगा वो ब्रिटिश इंडिया के पास आ जाएगा। राजा रजवाड़ों ने इसका विरोध किया और बहुत से कारण थे। उसमें से एक तत्कालीन कारण के तौर पे, मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण निकलकर सामने आए। इसी के साथ साथ जो इन्फेंट राइफल था, जिसको कि कारतूस में दांत से उसके पिन खोलने जाने थे, इसमें से ऐसा कुछ रूमर्स फैला दिया गया था कि इसमें गाय और सुअर का चर्बी है, जिसकी वजह से सैनिकों ने
उसको ओपन करने से मना कर दिया, और मंगल पांडे वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कि इसको जो ऑर्डर्स थे उनके सीनियर्स के, उसको मानने से मना कर दिया। उसके बाद उनको फांसी दे दी जाती है। फिर मेरठ के कंटेनमेंट से ये इसकी शुरुआत होती है, फिर वो लगभग उत्तर भारत और ईस्टर्न इंडिया में फैल जाता है। जितने भी जमींदार थे जो कि अंग्रेजों के पॉलिसी से क्षुब्ध थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और आप बिहार से अगर देखें तो बिहार के जो भोजपुर का जो रीजन है, वहाँ से कुंवर सिंह इसका नेतृत्व करते हुए कुछ दिन पहले ही उनका जयंती गुजरा है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ झांसी से, वहाँ की जो रानी होती है लक्ष्मीबाई, वो नेतृत्व करती है। तात्या तोपे कानपुर से नाना साहब, और इस तरीके से अगर आप देखते जाएं तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, और अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने इस रिवोल्ट को लीड किया। लेकिन दुर्भाग्यवश यह रिवोल्ट पैन इंडिया नहीं हो पाया, और सभी आंदोलनकारियों ने अपना नेता चुना। जो आखिरी मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, जिनको कि बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, उनको लीडर चुना गया। काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, 80 वर्ष की आयु में इसको लीड कर रहे थे। हालांकि वो युद्ध में सामने नहीं आए थे। बख्त खान जो कि उनके एक लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था अपने स्तर पर। तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें जिसको कि हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली लड़ाई हुई थी, इसको माना जाता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 में हुआ था। स्टार्टेड एज स्पॉय म्यूटिनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट ये अलग रीजन्स में भी फैल जाता है। कॉज क्या है? अलग अलग कॉज होते हैं रिवोल्ट के। चाहे आप जितने भी रिवोल्यूशंस हुए हैं, चाहे आप फ्रेंच रिवोल्यूशन को पढ़ेंगे, बेल्शेविक क्रांति, आप रशियन रिवोल्यूशन को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि रिवोल्ट का कोई एक कारण नहीं होता, बहुत से कारण होते हैं। उसमें से कोई एक कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट उभर कर सामने आ जाता है। देखिए, पॉलिटिकल कॉज की अगर मैं बात करूं तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। एनेक्सेशन ऑफ स्टेट लाइक झांसी और अवध। अवध और झांसी को एनेक्स किया गया था, इसकी वजह से उन्होंने अपना विरोध जताया। इकोनॉमिक कॉज क्या था? बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लाद दिया गया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ? इंडिया एक मार्केट के तौर पे देखा गया, और भारत में सिर्फ और सिर्फ मार्केट ही नहीं, रॉ मटेरियल भी देखा गया, और रॉ मटेरियल को ले जाया गया यूरोप में, और वहाँ से सस्ती, क्योंकि मशीन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत जल्दी बनता है और सस्ता होता है, चीप होता है। तो इंडिया का जो हथकरघा उद्योग था, जो कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो पूरी की पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर दिया गया था। जिस तरीके से चाइना अभी अपने प्रोडक्ट्स का फ्लड कर देता है इंडिया के अंदर में, कुछ ऐसा ही वो लोग भी, ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे। अगले पॉइंट में हम देखें तो सोशल एंड रिलीजियस कॉज। वेस्टर्न एजुकेशन, क्रिश्चियन मिशनरीज। आपको चार्टर एक्ट के बारे में पता ही होगा, 1813 में, जिसको कि 1 लाख रुपया दिया गया था, ग्रांट किया गया था, कि जिससे कि आप प्रमोट कर सकते हैं इस सारी चीज़ों को। इसी के साथ साथ सती प्रथा को एबोलिशन करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आया। मिलिट्री कॉज डिस्क्रिमिनेशन इन पे एंड प्रमोशंस। इंडियन जो थे वो फ्रंट सोल्जर हुआ करते थे, सबसे आगे लड़ाई में वही नेतृत्व करते थे, और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, पद के मामले में भी और सैलरी के मामले में भी। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इमीडिएट कॉज क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ इंफ्रारेड राइफल, जिसके बारे में मैंने बात की थी। ग्रीज्ड कटलेज के बारे में, जिसको कि मुंह से खोलना था उसके पिन को, और उसको सैनिकों ने मना कर दिया। और मंगल पांडे ने 10 मई को उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, जहां से जो विरोध प्रदर्शन था सबसे पहले निकलकर सामने आता है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, उसके लीडर्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दिल्ली में देखेंगे बहादुर शाह जफर, जिनके की एक लेफ्टिनेंट थे बख्त खान, जो कि उन्होंने नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहिब और तात्या तोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। बिहार से कुंवर सिंह। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं इस रिवोल्ट में। पूछ दिया जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, तो आप इसको याद रखेंगे। नेचर क्या था रिवोल्ट का? देखिए, एक इंपॉर्टेंट डिबेट है इसको लेकर। कुछ लोग बोलते हैं कि स्पाई म्यूटिनी थी, मतलब कि सैनिक विद्रोह। कुछ लोगों का यह मानना है कि नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर भी इसको जानते हैं। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि ये मिलिट्री म्यूटिनी था। इंडियन हिस्टोरियंस का कहना है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, सिर्फ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में। तो आप ध्यान रखेंगे अगर यूपीएससी इस तरीके का स्टेटमेंट बना दे कि ये पैन इंडिया मूवमेंट था, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक ही महदूद था। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से दिल्ली, कानपुर, झांसी, ये सभी के सभी जो सेंटर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में इस वाले रीजन में ही महदूद था ये पूरा का पूरा रिवोल्ट और इसकी पूरी की पूरी जो कहानी थी। फाइनली रिवोल्ट फेल हो जाता है। रीजन क्या होता है इसके फेल्यूर का, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन और सेंट्रल लीडरशिप। बहादुर शाह जफर जो कि इस आंदोलन के नेता कहे गए, वो 80 वर्ष के हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया और लीडरशिप भी एक योग्य लीडरशिप नहीं मिल पाया इस आंदोलन को। ज्योग्राफिकल स्प्रेड काफी लिमिटेड था। सुपीरियर ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री जो ब्रिटिशर्स के पास जो मिलिट्री थे काफ़ी सुपीरियर थी, उनके पास अच्छे अच्छे हथियार थे, अच्छे अच्छे वेपन्स थे, जो कि इंडियन जो विद्रोही थे उनके पास उस तरह की चीज़ें नहीं थी। नो सपोर्ट फ्रॉम मॉडर्न एजुकेटेड क्लास और प्रिंसेस। जो राजे रजवाड़े थे, जो पढ़ा लिखा समाज था, उन्होंने बोला क्या अननेसेसरी वायलेंस करना, हमें बिल्कुल ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इम्पैक्ट क्या होता है एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको खत्म कर दिया गया और 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसको कि उन्होंने गुड गवर्नेंस एक्ट बोला। यहाँ से महारानी विक्टोरिया ने खुद को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया। डायरेक्ट कंट्रोल से सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है 1858 में। रीऑर्गेनाइज किया जाता है आर्मी को और राइज ऑफ नेशनलिज्म एमंग इंडियंस। इसने भारतीयों में एक बीज अंकुरित किया राष्ट्रवाद का। आगे देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या रहा इसका। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बिल्कुल ही सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, विरोध के सिंबल के तौर पे, प्रतीक के तौर पे याद किया गया। फाउंडेशन फॉर फ्यूचर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, एक मजबूत आधारशिला इसने रखा कि आगे भी किस तरीके से हम इससे बहुत सारे चीज़ों को सीखा गया कि एक्सट्रीमिज्म के हद तक हम नहीं जा सकते किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन डिसकंटेंट। भारतीयों की जो असंतुष्टि थी वो निकलकर सामने आई ब्रिटिशर्स के सामने। हालांकि उन्होंने कुछ चेंजेस भी किए, लेकिन जो चेंजेस थे ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए थे। ये फेल हो जाता है, लेकिन इसने टर्निंग पॉइंट के तौर पे रोल प्ले किया। इसका कंक्लूजन रहेगा फर्स्ट लार्ज स्केल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स को लग गया था कि जो इतना बड़ा हमारे पास कॉलोनी है ये हाथ से निकल जाएगा अगर हम लोगों ने इसी तरीके से मनमानी किया। इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक आगे का रास्ता दिखा जितने भी आंदोलनकारी थे। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश की रिवोल्ट ऑफ 1857 के। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।